तो चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग के अधिकारियों ने जानकारी दे दी है। महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा चुनाव का ऐलान। महाराष्ट्र में एक चरण में चुनाव हो जाएगा, 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे महाराष्ट्र में। वहीं झारखंड में 2 चरणों में चुनाव संपन्न होगा और झारखंड में तारीख दी गई है मतदान की 13 और 20 नवंबर, 13 एंड 20 नवंबर। उसके अलावा 13 नवंबर को उपचुनाव के लिए भी मतदान होंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटें जिन पर उपचुनाव होना है, मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीटें जिन पर उपचुनाव होना है और 23 नवंबर को सभी नतीजे आएंगे। चुनाव से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा चुनाव का शेड्यूल आ गया है। महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। महाराष्ट्र में सिंगल फेज में 20 नवंबर को और झारखंड में 2 फेज में चुनाव होंगे। पहले फेज में 13 नवंबर और दूसरे फेज में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 23 नवंबर को सभी के नतीजे आ जाएंगे। तो देखिए, महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर 2024 को पूरा हो जाएगा और झारखंड विधानसभा चुनाव का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को खत्म हो रहा है। उसी लिहाज से दोनों राज्यों में जो चुनाव है वो होंगे और इसी के साथ उपचुनाव जहां पर हैं उनके बारे में भी चुनाव आयोग की तरफ से जानकारी दे दी गई है। उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया है और नतीजे 23 तारीख को आएंगे। यूपी की 10 विधानसभा सीटें और एमपी की 2 विधानसभा सीटें जिन पर उपचुनाव होना है, इनके भी नतीजे 23 को आएंगे और वोटिंग होगी 13 तारीख को। साथ ही महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भी ऐलान किया गया। महाराष्ट्र में एक ही फेज में चुनाव हो जाएगा, वहीं झारखंड में 2 फेज में चुनाव होंगे। काफी समय से इंतजार हो रहा था चुनावी तारीखों का कि ऐलान हो और उसके पहले से ही देखिए चुनावी सरगर्मियां काफी तेज हो गई थी। तमाम जगहों पर अलग अलग तरीके से चुनाव को लेकर तैयारियां भी चल रही हैं। उपचुनाव 13 तारीख 10 विधानसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश की 13 नवंबर को और वहीं 2 विधानसभा सीटें उपचुनाव के लिए एमपी की मध्य प्रदेश की 13 नवंबर को इन पर वोटिंग होगी। और चलिए इन तारीखों को और भी समझने की हम कोशिश करते हैं। मनोज वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे पॉलिटिकल एडिटर, और भी हम जान लेते हैं। मनोज जी, महाराष्ट्र झारखंड के साथ तमाम जो जगहों पर उपचुनाव होने हैं उनकी तारीखों का भी चुनाव आयोग की तरफ से ऐलान कर दिया गया है। घोषणा जिन तारीखों को लेकर हुई है उनको लेकर आपका क्या अनुमान है? और साथ ही महाराष्ट्र झारखंड जिसको लेकर चुनाव का ऐलान हुआ है, काफी समय से ये सूचना आ रही थी कि कुछ दिनों में ऐलान हो जाएगा, आखिरकार तारीख के सामने। देखिए, पहले ही अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद जो अभी 2 राज्यों के उपचुनाव हुए हैं, जम्मू कश्मीर और हरियाणा, कि उसके साथ ही झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव कराए जा सकते हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने ऐसा किया नहीं। इसको लेकर बड़े सवाल उठे। विपक्ष की ओर से कहा गया कि चुनाव आयोग बायस्ड होकर काम कर रहा है और बीजेपी की वो बी टीम की तरह काम कर रहा है। लेकिन अब चूंकि दोनों राज्यों में चुनाव हो गए, शांतिपूर्ण चुनाव हुए, जम्मू कश्मीर में खासतौर से जहाँ 60% के आसपास मतदान हुआ, उसके बाद अब इन दोनों राज्यों में चुनाव का ऐलान हो गया है। चूँकि महाराष्ट्र बड़ा राज्य है तो माना जा रहा था कि शायद वहाँ 2 से 3 चरणों में चुनाव हो सकता है, लेकिन एक ही दिन वहाँ मतदान होना है। और झारखंड, चूँकि वहाँ एक बड़ा हिस्सा नक्सल प्रभावित है, इसलिए सिक्योरिटी के फोर्सेस के इंतजाम को देखते हुए 2 चरणों में चुनाव होगा। क्योंकि आमतौर पर माना जाता है कि चुनाव जब आचार संहिता लगती है तो लगभग 45 दिन का एक माना जाता है कि उतना समय चुनाव आयोग को चाहिए होता है। तो इससे अंदाज से हम लगा सकते हैं कि 20 नवंबर और आज जो तारीख है 15 दिन, तो लगभग उतने ही दिन, 45 दिन के आसपास का वक्त इस चुनावों के लिए चुनाव आयोग ने लिया है और 23 तारीख को इसके नतीजे आ जाएंगे। मध्य प्रदेश में इसलिए महत्वपूर्ण है ये क्योंकि 2 सीटों पर यहाँ उपचुनाव होना है, एक विजयपुर है और दूसरी बुधनी है। विजयपुर से रामनिवास रावत, जो कि कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं, दिग्विजय सिंह के सरकार में मंत्री रहे हैं, वो कांग्रेस से चुनाव जीते थे, लेकिन पिछले कुछ महीने पहले वो लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी में शामिल हो गए थे। और कल जो चुनाव अभियान समिति की बैठक हुई थी बीजेपी की, उसमें उनके सिंगल नाम पे लगभग मंजूरी दे दी गई थी कि रामनिवास रावत ही विजयपुर से चुनाव लड़ेंगे। बुधनी सीट, चूँकि शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री है, उनके इस्तीफे से खाली हुई, वह केंद्र में कृषि मंत्री बनाए गए हैं। उस सीट के लिए 5 नामों का एक पैनल बनाया गया है, जो हमने कल सबसे पहले अनादि टीवी ने उसके बारे में खबर दी थी।
कि 5 लोगों का पैनल बनाया गया है। इसमें शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान का भी नाम है। इसके साथ ही गुरु प्रसाद शर्मा का नाम है और बाकी के और 3 नाम हो, राजेंद्र सिंह ठाकुर हैं। तो ये माना जा रहा है कि संभवतः इन्हीं में से किसी एक के नाम पर चुनाव अभियान समिति की मोहर लगती है। तो दिल्ली चूँकि 5 नामों का पैनल भेज दिया गया है, तो रमाकांत भार्गव भी एक प्रबल दावेदार हैं। विदिशा से पिछला चुनाव वो जीते थे, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में उनका टिकट काट दिया गया था और उनकी जगह शिवराज सिंह चौहान वहाँ से मैदान में उतरे थे। तो माना जा रहा है कि संभवतः उनके नाम पर केंद्रीय चुनाव अभियान समिति की तरफ से मोहर लग सकती है। बीना का उपचुनाव भी संभावना जताई जा रही थी, क्योंकि जो निर्मला सप्रे कांग्रेस से चुनाव जीती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से बीजेपी के समर्थन में उनके क्षेत्र में एक बड़ी मांग उनकी ये थी कि बीना को जिला घोषित कर दिया जाए, लेकिन उनकी ये मांग मानी नहीं गई है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह चाह रहे थे कि जो उनका विधानसभा क्षेत्र है खुरई, उसको जिले का दर्जा मिल जाए। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कर दिया गया है, इसमें एक सदस्य मनोज श्रीवास्तव जो रिटायर्ड IAS हैं उनकी नियुक्ति कर दी गई है, जिनको ये कहा गया है कि पूरे प्रदेश के जो जिले तहसील हैं उनका नए सिरे से पुनर्गठन किया जाए, क्योंकि अभी सही कई सारी व्यवहारिक दिक्कतें हैं। इसके कारण वो मामला टंग गया है और निर्मला सप्रे ने काफ़ी हाँ ना के बाद अभी तक इस्तीफा नहीं दिया। नहीं तो पहले माना जा रहा था कि शायद 3 उपचुनाव इस तीनों सीटों पर हो सकता है। उसके पहले हमने देखा था कि कमलेश शाह ने इस्तीफा दिया था छिंदवाड़ा लोकसभा के पहले, बीजेपी में शामिल हो गए थे, बाद में बीजेपी से चुनाव लड़े वो अमरवाड़ा से और चुनाव जीत भी गए। माना जा रहा था उनको मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन मंत्री उनको नहीं बनाया गया। तो बीजेपी का पूरा फोकस इस बात पर है कि जो दोनों उपचुनाव है उसको कैसे जीता जाए, क्योंकि कांग्रेस भी इसको गंभीरता से ले रही है। कांग्रेस की जो टीम बनाई गई है वो कल बीजेपुर में थी और एक टीम उनकी बुधनी में डेरा डाली थी। कल भी उन्होंने कुछ ब्लॉक अध्यक्षों से बात की थी और आज भी वहाँ चर्चा की जा रही है। इसके पहले बीजेपी ने भी अभी पिछले दिनों हमने देखा था भेरुंदा, जो कि बुधनी विधानसभा क्षेत्र में आता, वहाँ डॉक्टर मोहन यादव पहुँचे थे, एक बड़ा कार्यक्रम किया था जिसमें शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। और विजयपुर जहाँ पे जो भी उपचुनाव होना है, उसके वीरपुर में भी 2-3 बड़े कार्यक्रम राज्य सरकार की ओर से आयोजित किए जा सकें, जिसमें तेंदुपत्ता संग्राहकों को बोनस बांटने का मामला हो, क्षेत्र के लोगों को तमाम सारी सौगातें दी हों। तो कुल मिलाकर सरकार की तरफ से भी पूरी तैयारी बीजेपी संगठन की और कांग्रेस की अपनी तैयारी, पत्ते लगभग रावत और प्रसाद शर्मा में से किसी एक के नाम पे मोहर लग सकती है। कांग्रेस की ओर से भी पत्ते खुलना बाकी है कि बुधनी में किसको चुनाव लड़ाएंगे, क्योंकि वो लगातार प्रयोग करते रहे। हमने देखा था पिछले चुनाव में उन्होंने विक्रम अस्ताल, जो कि टीवी में रामायण में हनुमान की भूमिका निभाई थी, उनको मैदान में उतारा था, लेकिन वो लगभग 1.25 लाख के वोटों 1.5 लाख के मार्जिन से वो हारे थे। उसके पहले हमने देखा था कि अरुण यादव वहाँ से चुनाव लड़े थे, उनको करारी हार का सामना करना पड़ा था। राजकुमार पटेल वहाँ से चुनाव लड़े थे, उनको हार का सामना करना पड़ा था। और विजयपुर में कांग्रेस की उम्मीद ये है कि अब किस पे चुनाव लड़ा है, क्योंकि लगभग 2 से ढाई दशक का वक्त हो गया है और रामनिवास रावत ही वो चेहरा था जो लगातार कांग्रेस से चुनाव लड़ते रहे थे, चाहे वो विधानसभा की बात हो, वो बाद में वो लोकसभा का चुनाव भी लड़े थे मुरैना संसदीय क्षेत्र से, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर के सामने उनको हार का सामना करना पड़ा था। तो कांग्रेस के पत्ते खुलना बाकी है कि कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार कौन होगा। बिल्कुल सर, कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार कौन होगा इसको लेकर तो नजरें बनी ही हुई हैं और राज्यों में भी जो उपचुनाव हो रहे हैं उनको लेकर भी लोगों की नजरें बनी हुई हैं। आपका क्या मानना है, क्योंकि जिस तरह का सिनेरियो अभी सामने आया, हमने देखा हरियाणा के चुनाव में एक ऐतिहासिक विजय हासिल की भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को वो रिजल्ट्स नहीं मिले। अब उसके बाद से ये चुनाव, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह के नतीजे आए थे सामने, ये अनुमान लगाया जा रहा था कि हरियाणा में बीजेपी उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगी, लेकिन उसके इतर हरियाणा में भी अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन जम्मू कश्मीर में वो नतीजे नहीं आए। अब ये जो चुनाव है, ये ट्रेंड विधानसभा चुनाव के बाद आप देख रहे हैं यूं ही चलेगा, ये लोकसभा के बाद इधर पे जंप मारेगा? देखिए, 2 चीज़ें हैं। जो पिछली बार बीजेपी को झारखंड में हार का सामना करना पड़ा था, पहली बार बीजेपी ने वहाँ गैर आदिवासी रघुवर दास को मुख्यमंत्री बनाया था, दोबारा उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा, पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। रघुवर दास को अब बीजेपी ने उड़ीसा में राज्यपाल बनाकर भेज दिया है। जहाँ तक महाराष्ट्र की बात है, बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन ने एक साथ चुनाव लड़ा था और दोनों ने 161 सीटें जीती थी। तब ये माना जा रहा था कि जल्दी से सरकार का गठन हो जाएगा, क्योंकि उसके पहले देवेंद्र फडणवीस 1 टर्म में मुख्यमंत्री रह चुके थे, लेकिन बाद में शिवसेना ने पेंच चढ़ा दिया
उद्धव ठाकरे ने, और उन्होंने कहा कि 2.5 साल के मुख्यमंत्री का कमिटमेंट अमित शाह ने किया था, तो 2.5 साल का मुख्यमंत्री बनाया जाए। बीजेपी ने इससे इनकार किया, मामला खिंचता रहा। फिर अचानक एक सुबह खबर आई कि देवेंद्र फडणवीस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने सुबह 5 साढ़े 5 बजे राजभवन में तत्कालीन जो राज्यपाल थे भगत सिंह कोश्यारी, उन्होंने उनको शपथ दिला दी थी, और अजित पवार जो कि शरद पवार एनसीपी के उनके भतीजे थे, उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया गया था। हालांकि नंबर्स उनके पास नहीं थे, और शरद पवार वो आंकड़ा नहीं जुटा पाए थे आपकी अजित पवार कि जिससे वो सरकार बन पाती, क्योंकि बीजेपी के पास 101 ही सदस्य थे और 148 के आसपास उनको बहुमत के लिए चाहिए था। तो हुआ ये कि 5 दिन में वो सरकार गिर गई। इसके बाद उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। तो पहले कहा जा रहा था कि जो शिंदे हैं, एकनाथ शिंदे, उनके नाम मुख्यमंत्री पद के लिए शिवसेना में बड़ी तेज़ी से चल रहा था। खुद उद्धव ठाकरे के जो बेटे हैं आदित्य ठाकरे, उन्होंने उनका नाम आगे बढ़ाया था। लेकिन जब ये बारी आई तो खुद उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद जब राज्यसभा का चुनाव आया तो पार्टी में बगावत हो गई। लगभग 1 दर्जन विधायकों के साथ देवेंद्र फडणवीस उन विधायकों को लेकर आसाम चले गए। बाद में एकनाथ शिंदे के समर्थक उनके साथ जुड़े। पहले संख्या बढ़ते बढ़ते 40 तक हो गई। नतीजा हुआ कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई, और एंड टाइम पे बीजेपी ने फिर पासा पलटा और देवेंद्र फडणवीस की जगह एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया गया। जो असली सेना थी, तीर कमान जो चुनाव चिन्ह था, वो भी उनके पास आ गया और वो मुख्यमंत्री बन गए। तो 2 गुट हो गए वहाँ पर। एक महाविकास अघाड़ी हो गई है जिसमें एनसीपी है, कांग्रेस है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, और एक महायुति है जिसमें अजित पवार की पार्टी है, जिसमें बीजेपी और एकनाथ शिंदे की पार्टी है। सीट शेयरिंग का फार्मूला लगभग दोनों में दल में तैयार है। तो बीजेपी चूंकि हरियाणा के जो पहले एग्जिट पोल आ रहे थे तो एक निराशा का माहौल था, और जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे, क्योंकि पार्टी ने 400 पार का दावा किया था लेकिन 240 पर सिमट गई थी। सहयोगी के बूथे वो सरकार चल रही है। लेकिन हरियाणा चुनाव में बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के साथ साथ उनके केडर में भी जान फूंक दी है। इसके साथ ही जो कांग्रेस का जो निराशाजनक प्रदर्शन रहा है, क्योंकि घाटी में भले उसने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सरकार बनाई है, लेकिन जो 12 विधायक थे उसकी संख्या घटकर 6 रह गई है। उनका वोट शेयर भी गिरा है। तो ऐसे में क्योंकि महाराष्ट्र में भी लोकसभा में कांग्रेस को सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें मिली थी, तो अब सीट शेयरिंग का फार्मूला तय करना कांग्रेस के लिए एक बड़ी जटिल चुनौती होगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी 10 सीटों में विधानसभा का चुनाव है। समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, जबकि कांग्रेस चाह रही थी कि 5 सीटों पर वो लड़े, 5 पर समाजवादी पार्टी लड़े। तो कुल मिलाकर अब बीजेपी अपनी पूरी ताकत झारखंड में भी लगाएगी। मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनको वहाँ का उड़ीसा झारखंड का प्रभारी बनाया गया है। आज दिल्ली में उनके निवास पर एक बड़ी बैठक भी हुई है इसी को लेकर, और कल भी इसको लेकर एक बैठक वहाँ होने वाली है। जी, तो आगे क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया मनोज जी, हमारे साथ हमारे बाकी सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। लखनऊ से हमारे साथ अभिषेक जुड़े हुए हैं, कुलभूषण हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए हैं। हम छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में जहां एक सीट पर रायपुर दक्षिण खाली हुई है, वहां पर जो उपचुनाव होना है, और साथ ही बृजमोहन अग्रवाल के सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई है। अब क्या माना जाए, किस तरह की हलचल तारीखों के ऐलान के बाद? कुलभूषण जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में केवल एक सीट पर ही उपचुनाव होना है, लेकिन ये एक सीट इतना अहम है, पूरे भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टी को लिए ये सीट बहुत ही अहम माना जाता है, क्योंकि पिछले 40 सालों से लगातार इसमें भाजपा का कब्जा रहा। बड़े ही गद्दावर नेता बृजमोहन अग्रवाल यहाँ से लगातार चुनाव जीत कर आते रहे, और दक्षिण विधानसभा चुनाव का ये जो सीट है, ये इतना मजबूत सीट है जो कहते हैं कि पूरे शहर की राजनीति जो है इस सीट से कंट्रोल होती है। तो ये बहुत ही दमदार सीट है जहां से बृजमोहन अग्रवाल आते थे। और अब बता दें कि सीट के लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों ओर से ही दावेदारी जो है वो शुरू कर दी गई है। भाजपा ने अपनी अहम बैठक, फाइनल बैठक उपचुनाव को लेकर कर ली है। एक चुनाव का जो लिस्ट है, जो दावेदार उसमें है, जिसमें जैसे कि केदार गुप्ता का नाम आ रहा था, पूर्व सांसद सुनील सोनी का नाम आ रहा था, इसमें मृत्युंजय दुबे का नाम आ रहा था, और ऐसे कई, संजय श्रीवास्तव का नाम इसमें था। ऐसे कई अलग अलग लोगों के नाम है, और हो सकता है कि कुछ नए नाम भी हो जो भाजपा हमेशा की तरह लाती है। तो इन नामों की जो लिस्ट है वो केंद्र की ओर भेजेंगे, वो बोल रहे थे, और दिल्ली से ही जो है उनके नाम के जो फाइनलाइज होकर वो वापस छत्तीसगढ़ आएंगे, क्योंकि केंद्र ही तय करेगा कि उपचुनाव में इस बार दक्षिण से कौन आएगा। तो वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी 20 अक्टूबर को एक बड़ी सभा लेने वाली है उपचुनाव को लेकर। एक बड़ा बैठक को यहाँ पर लेने वाले हैं। प्रभारी मंत्री सचिन पायलट भी यहाँ पर आने वाले हैं। तो उसको अब ये देखना होगा कि कांग्रेस से कौन से वो दावेदार हैं, क्योंकि कांग्रेस में भी कई बड़े नाम थे जो इसमें आ रहे थे, जैसे कि कन्हैया अग्रवाल हो गए या सन्नी अग्रवाल हो गए, पूर्व महापौर एजाज ढेबर हो गए।
होगा। तो इस तरह कई अलग अलग नाम जो है, जी। कांग्रेस से भी कई लोगों के नाम सामने आ रहे थे। तो अब ये देखना होगा कि कौन से वो चेहरे होंगे। तारीखों का ऐलान, लेकिन ये बातें नाम हैं। पर सस्पेंस बरकरार। अभी छत्तीसगढ़ की स्थिति ये है। ठीक है, मैं अभिषेक की तरफ रुख कर रही हूँ, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर जिन सीटों पर उपचुनाव होना है, जाहिर है तारीखों के ऐलान के बाद बहुत पहले से यहाँ सरगर्मियां तेज थी और किस किस तरह की स्थितियां यहाँ बनी है वो किसी से छिपी नहीं है। हाल ही में जो बहराइच में घटनाक्रम हुआ उसको लेकर भी आरोप प्रत्यारोपों का दौर है, लेकिन अब तारीखों का ऐलान यानी हलचल और तेज होगी। क्या माहौल तारीखों के ऐलान के बाद उपचुनाव की सीटों पर? देखिए, माहौल बिल्कुल पूरी तरीके से सियासी हो गया है, क्योंकि पहले भी बैठकों का दौर जारी था। समाजवादी पार्टी ने 10 सीटों में से 6 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए थे। भारतीय जनता पार्टी की भी 2 दिन पहले दिल्ली में मैराथन बैठक हुई थी। 9 सीटों पर उपचुनाव की जो तारीखें हैं उनका ऐलान किया गया है। 9 सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होगा और नतीजे आएंगे। तो देखिए, जो जी तो 9 सीटों पर मतदान होगा। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान जो है 13 तारीख को दिया गया है और 23 तारीख को नतीजों का ऐलान होगा। लेकिन जो 9 सीटें हैं उन पर पूरी ताकत लगा रही हैं दोनों ही पार्टियां, क्योंकि सबसे बड़ा चुनाव ये आने वाले 2027 से पहले का बड़ा चुनाव होगा। जी अभिषेक, कंटिन्यू। देखिए, हमारे साथ अवनीश त्यागी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं और इन्हीं से जानते हैं कि ये जो उपचुनाव है ये बेहद महत्वपूर्ण है। 2027 में राज्य में चुनाव होने हैं, ये सेमीफाइनल माना जा रहा है। 10 सीटों के चुनाव में 9 सीटों पर ऐलान हुआ है। कितनी तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की? भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों की बीच में पूरा एनडीए तैयार है और उपचुनाव की 10 सीटों को जीतने का लक्ष्य दिया है और इसका पूरा करना ये तय है। ठीक है अभिषेक, आप बातचीत कीजिए, क्योंकि फिलहाल कुछ तकनीकी खराबी के चलते आपका ऑडियो हमें नहीं मिल पा रहा है क्लियरली। आप चर्चा कीजिए ताकि आप उसके बाद हमें बता सकें कि क्या वर्जन दिया गया है। और देखिए, तारीखों का ऐलान हो चुका है, जैसे कि हम लगातार आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त जो महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा चुनाव के लिहाज से जुड़ी हुई है कि तारीखों को लेकर अभी तक असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि तारीखें क्या आएंगी, और अब तारीखों का ऐलान हो गया है और उसको लेकर चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने और ज्यादा तेज कर दी अपनी तैयारियां। तो तारीखें फिर से बता देती हूँ। महाराष्ट्र झारखंड में जो चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ है, 20 नवंबर को महाराष्ट्र में एक ही फेज में वोट डाले जाएंगे। झारखंड में 2 फेज में 13 और 20 को वोट डाले जाएंगे और इसी 13 तारीख को जिन राज्यों में उपचुनाव होने हैं, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, यहां पर भी वोट डाले जाएंगे। लेकिन सभी के नतीजे 23 तारीख को सामने आएंगे, यानी तारीखों का ऐलान हो चुका है। अब और भी ज्यादा तेज सियासी दलों की तैयारियां हो जाएंगी। इसी के साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आजादी टीवी। नमस्कार।